नमस्कार दोस्तों। 1947 में देश जो है वो अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि जो हमारा देश है वो दो हिस्से में बढ़ गया था। आपको पता है उस समय पाकिस्तान का जन्म होता है और उस समय का जो पाकिस्तान था वो दो तरीके से बना था। एक तो था वेस्ट पाकिस्तान और आज के डेट में जो बांग्लादेश हम देखते हैं उसको कहा जाता था ईस्ट पाकिस्तान। तो दोनों मिलकर ये पाकिस्तान थे, लेकिन आगे चलकर आपको पता है 1971 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें बांग्लादेश का जन्म होता है। तो यहां पर क्या हुआ था कि 1971 में जो भी कुछ हुआ इसको लेकर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन यहां पर एक पहली बार एक बात कही गई है इंडियन नेवी ऑफिसर के द्वारा, वाइस एडमिरल चावला जी के द्वारा, कि ये जो पूरा प्लान है ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करने का, बांग्लादेश को बनाने का, इसकी शुरुआत 1965 से ही हो गई थी। आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में 1965 की भी जंग हुई थी जिसमें भारत विजयी हुआ था। तो 1965 के बाद से ही आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग चल रही थी। क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था, इसके बारे में जो एडमिरल चावला जी हैं उन्होंने इसके बारे में बताया। तो मैं आपको इसके साथ डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों उनके द्वारा यह बयान आया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि 1921 आज के डेट में जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया जा रहा है। 1971 का जो जंग हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, जिसमें क्लियर तौर पर भारत विजयी हुआ था और यहां पर बांग्लादेश एक नया देश सामने क्रिएट हुआ था। और इसको लेकर आपको पता है बांग्लादेश के अंदर भी खुशी मनाई जाती है। तो यहां पर क्या है कि इसी को लेकर जो यलंका, आपको पता होगा बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलता है, वहां पर एयरफोर्स स्टेशन पर एक कॉन्क्लेव चल रहा था और इसी कॉन्क्लेव में जो वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला हैं, हु इज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सदर्न नेवल कमांड, उनके द्वारा यहां पर पूरा बयान आया है कल ही सैटरडे को। और उसके अंदर उन्होंने बोला है इंडिया हैड बिगन थिंकिंग ऑफ सेपरेटिंग ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान फ्रॉम 1965 ऑनवर्ड, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ था 1971 में, जैसा कि आपको पता है। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वो किस बेसिस पर ये बात कर रहे हैं। तो देखिए उनका कहना है कि कुछ डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सामने आएंगे तो ये क्लियरली दिखा देंगे कि 1965 के बाद से ही इसकी चर्चा हो रही थी। अब देखिए डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं आज के डेट में। आप देखो जैसे कि अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी उधम सिंह, उसके अंदर भी बताया गया कि उनसे रिलेटेड कई सारे डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब वो डॉक्यूमेंट अभी तक पब्लिक नहीं किए गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड अभी भी कई सारे डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसी तरह से रिलेटेड यहां पर 1965 के बाद से भारत कहीं ना कहीं सोच रहा था कि यहां पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग करना है। और मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान है वो भी ये बात कहीं ना कहीं काफी समय से कहता आ रहा है कि भारत जो है वो पहले से ही इस चीज की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भारत ऐसा क्यों सोचेगा? अगर सपोज भारत को कोई दिक्कत ना हो, पाकिस्तान अपना काम अच्छे से करता रहे, भारत को डिस्टर्ब ना करे, तो आई डोंट थिंक कि भारत को इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो चावला जी हैं उन्होंने इसका रीजन बताया। उन्होंने ये कहा कि जो चित्तगोंग हिल, आपको पता होगा बांग्लादेश में, जैसा मैंने आपको बोला कि पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो यहां पर अगर आप देखोगे ये चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो पहले अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जैसे कि नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, वहां पर कई सारे इंसर्जेंसीज देखने को मिलते थे। तो यहां पर बेसिकली क्या था कि जो आईएसआई है, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, वो लगातार क्या कर रही थी कि हमारी जो इंसर्जेंसीज है यहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो प्रॉब्लम था उसमें और ज्यादा दखल देने की कोशिश कर रही थी। जो नागा रेबल्स थे, जैसा कि देख सकते हो मिजोरम है, यहां पर मिजोरम के ऊपर आपको पता है मणिपुर है और उसके जस्ट ऊपर नागालैंड है। तो यहां पर जो नागा रेबल्स हैं जो कि सेपरेट स्टेट, सेपरेट अपना देश चाहते थे, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको और ज्यादा प्रोत्साहन देना, ये सारी चीजें ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उस समय चित्तगोंग हिल्स में की जा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि 1965 वॉर के बाद से ही यहां पर कहीं ना कहीं भारत सोचना स्टार्ट कर दिया था कि हम इनको एक अच्छा सबक सिखाएंगे। और इसी को लेकर आगे चलकर जो हमें लेसन वगैरह सीखने को मिले, आगे चलकर हमने मुक्ति वाहिनी और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था 1965 के बाद, अगर आप देखोगे इनफैक्ट 1965 में जो वॉर हुआ था उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे और बहुत ही छोटे समय तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं। आई थिंक मुझे जहां तक याद है जून 1964 से लेकर आई थिंक 1966, हाँ जनवरी
आई थिंक 11 जनवरी वो समय था, तब तक ये आपका रहे थे, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी जी का छवि उस समय काफी ज्यादा कमजोर था। अगर आप देखो, ऑपोजिशन जो है वो उनको गूंगी गुड़िया के नाम से बुलाता था और ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक पद पर नहीं बनी रह पाएंगे। मतलब पॉलिटिकली थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया था भारत के अंदर। अब देखिए, पॉलिटिकल स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश को, अगर वो जंग में जाना चाहता है या फिर कहीं भी इकोनॉमिकली भी अगर हम देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी जरूरी होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे पाकिस्तान में, तो यहां पर जो याह्या खान है उसने टेक ओवर कर लिया था 1969 में टीका खान से और ये काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 1954 में पाकिस्तान के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता था जिसको कहा जाता था 1 यूनिट जियोपॉलिटिकल प्रोग्राम, जिसके तहत जो पूरा ईस्ट पाकिस्तान हो गया, वेस्ट पाकिस्तान हो गया, उसको एक यूनिट की तरह देखा जाएगा। लेकिन याह्या खान को यहां पर आगे चलकर चीजें पसंद नहीं आती हैं। वो बेसिकली जो सुपीरियरिटी है ईस्ट पाकिस्तान को वो कम करना चाहता था और इसीलिए 1970 में ही यहां पर एक इलेक्शन बुलाया गया था याह्या खान के द्वारा, जिसमें ऐसा लग रहा था उसको कि यहां पर जो वेस्ट पाकिस्तान है वो काफी अच्छे से जीत जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जो इंदिरा गांधी हैं वो यहां पर वीक, एक प्रकार से कमजोर कड़ी बनी हुई थी भारत के अंदर। लेकिन ये सारी चीजें अचानक से ये बदल जाती हैं 1970 के दिसंबर इलेक्शन में। यहां पर जो पाकिस्तान के द्वारा इलेक्शन बुलाया गया था उसमें ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखो, जो शेख मुजीबुर रहमान है वो 160 सीट जीत जाते हैं और जो भुट्टो फैमिली है उनको काफी कम सीट्स यहां पर मिलता है और ऑटोमेटिकली जो मुजीबुर रहमान है उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था पाकिस्तान का, लेकिन उनको बनने नहीं दिया जाता क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान को यह चीज कभी भी पसंद नहीं आती कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग वो यहां पर शासन करें पूरे पाकिस्तान के ऊपर, राइट। आगे चलकर क्या होता है, तो ये तो सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन ट्रिगर पॉइंट कहते हैं ना, मतलब मैंने आपको बताया जो चावला जी हैं उनका कहना था कि 1965 के बाद से ही हम सोच रहे थे इसके बारे में, लेकिन एक कहते हैं ना एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि भारत भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो था 1971 में एक हाईजैकिंग की जाती है इंडियन एयरलाइंस की। 30th ऑफ जनवरी 1971 में एक इंडियन एयरलाइन का जो एयरक्राफ्ट है वो लाहौर जा रहा होता है। यहां पर जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट हैं वो उस एयरक्राफ्ट को लाहौर ले जाते हैं, हाईजैक कर लेते हैं उसको। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो जाता है भारत के लिए कि अब तो हमें कुछ ना कुछ यहां पर करना चाहिए। और इसी के लिए अगर आप देखोगे तो भारत उस समय क्या करता है कि जितना भी एयर स्पेस है यहां पर, मतलब पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से जो फ्लाइट्स यहां पर जा सकती थी बांग्लादेश के अंदर, उसके लिए मना कर देता है। अब इसके लिए पाकिस्तान के लिए जरूरी हो जाता है कि वो पूरा घूमकर, जो कोलंबो है आपका श्रीलंका, इधर से होते हुए फिर यहां पर गुजरे, जिसके लिए जाहिर सी बात है जो कॉस्ट है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा वहां से पूरा घूम कर जाना। तो ये यहां पर पाकिस्तान को भी अगेन पसंद नहीं आता। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो भारत के लिए ट्रिगर पॉइंट ये वाला जो 1971 वाला हाईजैक था वो एक काफी टर्निंग पॉइंट था। इसको लेकर आगे चलकर मैंने आपको बताया जो मुजीबुर रहमान है, जो इलेक्शन जीत जाते हैं, उनको पीएम नहीं बनने दिया जाता। अब जाहिर सी बात है भारत जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री और साथ में जो दोनों तरफ अगर आप देखो तो यहां पर डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें नहीं की जा रही हैं, ये भी भारत को पसंद नहीं आएगा। तो धीरे धीरे जो पूरा प्लॉट है वो यहां पर अनरावल होने लगता है और आगे चलकर फाइनली आपको याद होगा जो मुजीबुर रहमान है वो मार्च 1971 में जो बांग्लादेश है उसका इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत ने एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश को वो आगे चलकर माना था दिसंबर 1971 में, लेकिन मुजीबुर रहमान ने मार्च के महीने में ही 1971 में डिक्लेयर कर दिया था कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री यहां पर हो गया है। और एक प्रकार से आप कह सकते हो भारत भी पूरे वॉर के अंदर आ गया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1971। लेकिन क्या होता है ना, ऑफिशियली भारत डिक्लेयर नहीं करता है वॉर। ऑफिशियली तो हम दिसंबर में करते हैं, दिसंबर 1971 में, लेकिन एक प्रकार से हम एंटर कर जाते हैं अप्रैल के महीने में ही। और फिर हमने कई सारी चीजें करने की कोशिश की, जैसे कि यहां पर जो शिप्स वगैरह होते हैं उसको किस तरह से रोका जाए, उसको सैबोटेज करने की कोशिश की जाए। तो एक प्रकार से ये सिर्फ इंटर सर्विस कोलैबोरेशन नहीं होता है, जो पूरा गवर्नमेंट अप्रोच है, एंटायर गवर्नमेंट अप्रोच इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप में, वो यहां पर आ जाता है। और 7 मार्च को मैं आपको ये भी बता दूं, इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट भी आ जाता है और लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिलती है। आई थिंक शायद 350 से ज्यादा सीट्स लोकसभा में इंदिरा गांधी जी जीत कर आती हैं। अब इसकी वजह से इंदिरा गांधी जी को बहुत ज्यादा मजबूती मिल जाती है और उनकी जो पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर पद की वो
मजबूत हो जाएगी। और इसीलिए आप देखोगे आगे चलकर वो दुर्गा ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती हैं, और धीरे धीरे पूरा जो कहते हैं ना पोजीशन, वो स्टैब्लिश हो जाता है। और फिर आगे चलकर तो आपको पता ही है किस तरह से जो बांग्लादेश है वो लिबरेट होता है। 3 दिसंबर 1971 ये वो डेट था जहां पर भारत और पाकिस्तान ऑफिशियली वॉर में एंटर कर गए थे। 6 दिसंबर को यहां पर जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको भारत रिकॉग्नाइज कर देता है कि ये भी अब बांग्लादेश के तौर पर माना जाएगा। फिर आगे चलकर 14 दिसंबर को पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज्यादा जुल्म उठाती है। इनफैक्ट काफी लंबे समय तक आप देखोगे तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किए जाते हैं, रेप किया जाता है, हत्या किया जाता है। और 16 दिसंबर 1971 फाइनली यहां पर जो पाकिस्तान की आर्मी है वो सरेंडर कर देती है। और ये पिक्चर तो कौन भूल सकता है, ये आप क्लियरली देख सकते हो। यहां पर जो पाकिस्तान की आर्मी है वो सरेंडर यहां पर कर रही है। और फाइनली 12 जनवरी 1972 को यहां पर जो शेख मुजीबुर रहमान है वो पावर में आ जाते हैं। उसके बाद आगे चलकर आपको पता है उनका भी असैसिनेशन वगैरह कर दिया जाता है। मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये पूरा सिनेरियो देखने को मिलता है। तो एक बहुत बड़ा बयान है, लेट मी टेल यू, यहां पर जो इंडियन नेवी ऑफिसर के द्वारा दिया गया है कि जो पाकिस्तान को अलग करने का निर्णय है वो भारत में इसकी चर्चा 1965 से ही होने लगी थी। लेकिन इसके कारण क्या थे, क्या वजह था, क्यों हम ऐसा करना चाहते थे, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए 1965 का जो वॉर है, जो मैंने बात किया, लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्या बता सकते हो कि उस पर्टिकुलर वॉर में साउथ एशिया के अंदर, ध्यान रखिएगा साउथ एशिया की मैं बात कर रहा हूं, जो बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ये जितने भी साउथ एशिया में जो देश आते हैं ना, पहली बार कौन सी चीज हमें देखने को मिली थी साउथ एशिया में इन द 1965 वॉर? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।